कारनामे जनरल फैज़ के जो बताए जा रहे हैं उनका एहतसाब जो है वो हर सूरत होगा। जनरल फैज़ और इमरान खान कौन किसका मास्टर है? जनरल फैज़ अगर कुर्बान होता है तो हो जाए, वो हमारे अब किसी काम का तो है नहीं। पीटीआई के अंदर भी वक्ता पड़ा हुआ है, ना नून लीग जमहूरी जमात है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और ना पीटीआई जमहूरी जमात। बड़ा रॉक सॉलिड केस है। नवाज शरीफ भी नहीं बचते। अभी एस्टैब्लिशमेंट ने अपने पत्ते खेलने हैं और फिलहाल तो वही नजर आ रहा है। आगे आगे देखें क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले पूरे एक हफ़्ते के अंदर आपके बहुत से सवालात आए हुए थे और वक्त नहीं निकल रहा था कि उन सवालात के जवाब दिए जाएँ, तो मैंने सोचा कि एक अलग वीडियो जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाए। बड़े इंटरेस्टिंग सवालात जो है वो हमारी टीम ने निकाले हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेके ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक एक करके उनके जवाबात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप इन सवालात के जवाबात पे क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा जी, पहला सवाल आया है, अमीन साहब हैं, उनका सवाल है और वो ये कहते हैं कि जनाब मंसूर भाई, मेरा सवाल है कि जो फायरवॉल सेट किया गया है इससे तो आईटी के स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन काम करते हैं वो तो मुकम्मल बर्बाद हो गए, उनका क्या होगा? अमीन साहब, मेरे ख्याल में जो अभी तक की इतलात हैं ये कोई परमानेंट बात नहीं है कि सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। ये कहा यह जा रहा है कि टेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर जो है ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन ये हकीकत है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहा तो डेफ़िनेटली फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है ना वो इस हद तक बेवकूफ़ी करेगी। इवन दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी कर सकते हैं, लेकिन इस हवाले से मेरा ख्याल में शायद इतनी थोड़ी सी अक्ल ज़रूर होगी कि ये टेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, आगे चल के शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। अगला सवाल है जी नदीम सिद्दीकी साहब का। वो कहते हैं जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत में रिलीफ पर आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? दूसरे सूबों को भी चाहिए कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। नदीम साहब, मेरा एतराज़ इस बात के ऊपर है कि आप एक ऐसी चीज़ में से बजट में से जो है, देखिए अगर आप इस बजट में से कहीं से ये चीज़ निकाल रहे हैं ना, और निकाल के 45 अरब रुपया गालबन जो बनता है, जो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि जी हम पंजाब हुकूमत जो है वो विफाक को देगी कि वो रिलीफ दे, ये 45 अरब आपने कहीं ना कहीं से निकाला है, किसी और हेड में से निकाला है और उस हेड को आपने कट डाउन किया है। माजी के अंदर भी जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो जब लैपटॉप स्कीम निकालते थे और लैपटॉप जो है वो बांटे जाते थे, तो उस वक्त भी वो पैसे जो है वो किसी और जगह से निकाल के यहाँ पे फिट किए जाते थे। मुस्लिम लीग नून के ऊपर हमेशा एतराज़ इसी बात के ऊपर रहा है कि जनाब वो अपनी जो है वो पॉलिटिक्स की खातिर या अपने गुड इमेज की खातिर जो है ना वो इस किस्म के इकदाम बहुत करती है। ये एतराज़ उनके ऊपर किया जाता है, कितना वैलिड है या कितना नहीं है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे भी सवाल ये है कि जो 45 अरब रुपया आप विफाक को देने लगे हैं, पंजाब हुकूमत देने लगी है, ये कहाँ से निकाल के आप दे रहे हैं? सवाल ये है ना। ये ज़ाहिर बात है, ये 45 अरब आपने सिर्फ बिजली के लिए, बिजली के बिलों को कम करने के लिए तो नहीं रखा हुआ था, ये कोई ना कोई तो वजह है। अब मेरा एतराज़ इसी बात के ऊपर है कि आप पंजाब के अवाम जो है वो इतने प्रिविलेज क्यों हों दीगर सूबे, बल्कि मेरा ख्याल में तो अगर बिजली के बिलों के हवाले से जो है वो अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, केपी, वहाँ पे भी तो आखिर लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा आए हैं ना, तो उनका भी तो राइट बनता है कि उनको किसी किस्म का रिलीफ जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। तीसरा सवाल है जी किरण अहमद का। कहती हैं कि जी इस वक्त तमाम सहाफ़ी जनरल फैज़ के कारनामे बता रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि जिस वक्त वो ये सब कर रहे थे उस वक्त मंजर आम पर लाते। अबसार आलम ने उस वक्त की ऑडियो क्यों नहीं रिलीज़ की? किरण साहबा, देखिए अबसार आलम साहब ने जो है ना जनरल फैज़ का जो किरदार रहा है उस पर माजी में भी बहुत बातें की हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं की हुई। और मैं कभी भी जो है वो किसी को इस बुनियाद के ऊपर मैं कसूरवार नहीं ठहराऊँगा कि जनाब आप डर क्यों गए थे, आप पहले क्यों नहीं बोले। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये तावील जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल आज जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज करती है तो लोग नहीं निकलते, कम निकलते हैं, जितने अगर माजी में जितने लोग निकला करते थे वो नहीं निकलते। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर डर का है। तो अगर कोई शख्स डरता है तो मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा इस बात के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात के ऊपर ये कहना चाहिए कि जी पहले क्यों नहीं बोले आप। सारी बात है। अच्छा चलें, आप माजी के DGI-SI के बारे में बात करें, आज के DGI-SI के बारे में कितने लोग बात करते हैं? नहीं करते ना। जब वो लोग चले जाते हैं, जब अपने उस दौर से जब गुजर जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी चीज़ें जो है वो आना शुरू होती हैं। ऑब्वियसली लोगों में एक डर खौफ है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। और दूसरी बात ये कि कारनामे जनरल फैज़ के जो बताए जा रहे हैं, हल्की फुल्की बातें होती रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बातें नहीं होती रही। जनरल फैज़ के होते हुए भी जनरल फैज़ के ऊपर तनकीद हुई है जब वो DGI-SI थे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता रहा। हाँ, ये है कि अब ज़्यादा हुआ है और शायद अब ज़्यादा इस वजह से भी हुआ है कि इदारे ने भी फ़ैसला कर लिया है कि उनका एहतसाब जो है वो हर सूरत होगा, जिसकी वजह से अब ये रिएक्शन भी आप देख रहे हैं।
सो मैं तो खैर बहुत से ऐसे सहाफ़ियों को भी जानता हूँ जो जनरल फैज़ के आगे पीछे भागा करते थे उस वक्त जब वो DGISI थे, और अब उनमें से कई जो हैं वो आंखें दिखाना शुरू हो गए जनरल फैज़ को। मतलब ये वक्त की बात है। चौथा सवाल जी, कबीर साहब का सवाल है। कहते हैं जी, मंसूर भाई, आपकी वीडियो के थंबनेल पर जनरल फैज़ और इमरान खान की तस्वीर देखकर मेरा सवाल है कि इन दोनों में से कौन किसका मास्टर है? नहीं, मास्टर जो है वो हमेशा जनरल फैज़ ही थे। इमरान खान साहब के मास्टर के तौर पे जो जनरल फैज़ ही काम करते थे, बिकॉज जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान साहब के मसल मैन थे। आज इमरान खान साहब, क्योंकि हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया, तो आज जो कहते हैं जी मेरा जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब माजी में बहुत से इस तरह के लोगों को डंप कर चुके हैं। आप उठा के देख लीजिए, वो 1 मिनट में कतई ताल्लुक कर लेते हैं। वो हालात और वाक़यात के मुताबिक देखते हैं कि मुझे क्या सूट करता है, उसके बाद वो बंदा उठा के डंप कर देते हैं, वो उसको बस के नीचे फेंक देते हैं, डज़न्ट मैटर। जबकि होना तो ये चाहिए था ना कि आज अगर इतना कुछ आपने किया, आपने इसी जनरल फैज़ को लगाने की खातिर आपने इस्टेब्लिशमेंट से अपना आखिरी लड़ाई आपने लड़ी, तो फिर कम से कम आज खड़े तो होते उसके साथ। आज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि जनाब हमारा जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल फैज़ के साथ जो करना है, क्यों कह रहे हैं? आपके ख्याल में जब ये कहते हैं कि जी जनरल फैज़ के साथ जो हो रहा है, ये इदारा एहतसाब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं हम उसकी राह में जनरल फैज़ अगर कुर्बान होता है तो हो जाए, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो हमारे अब किसी काम का तो है नहीं। वो जब अपने इक़्तिदार में हम लोग थे, इक़्तिदार में थे, और वो भी जब उस ओहदे के ऊपर बैठा हुआ था, तब तक हमारे काम का था। अब ठीक है, अब काम का नहीं है। अब तो बल्कि वो तो हामिद मीर साहब तो अब ये भी कहते हैं कि जनाब PTI तो खुश हो रही होगी कि जनाब जनरल फैज़ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो इवन दो मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं हामिद मीर साहब के एनालिसिस से एग्री नहीं करता कि वो PTI बड़ी खुश हो रही होगी। PTI के अंदर भी वक्ता पड़ा हुआ है, मेरी इत्तला के मुताबिक वक्ता पड़ा हुआ है कि जनरल फैज़ ने अगर ज़बान खोल दी और बोलना शुरू कर दिया तो तब क्या होगा? तो इसलिए खैर बात जो है वो फिर लंबी हो जाएगी। सफ़ा अंजुम का सवाल है जी, मंसूर साहब आपको फ्री मशवरा है कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं। नहीं जी, मैं क्यों बन जाऊँ वज़ीर आज़म? मतलब मुझसे बहुत बेहतर लोग पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, इस मुल्क को बहुत बेहतर चला सकते हैं। मैं तो मेरे ख्याल में किसी खाते में नहीं आता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बता सकता हूँ, शायद थोड़ा बहुत कोई सोल्यूशन भी बता सकूँ, लेकिन माशाल्लाह आपके पाकिस्तान में बहुत कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। ये अच्छा, मैं ये आपको ना एक बात बताऊँ कि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब यहाँ पे ना ये कहा जाता है कि हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास लोग कहाँ हैं? बहुत अच्छे लोग हैं आपके पास, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, पॉलिसी मेकिंग जिनको अच्छी तरह आती है, जो इस आवाम की नब्ज़ को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। हमारे इस पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर जो है उनको ऊपर आने ही नहीं दिया जाता, ये सोचते हुए कि अगर ये आ गए तो साढ़ा की बनना। मतलब मैं नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI तीनों के अंदर आप यकीन कीजिए कि मैं नीचे की सतह के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो इन तीनों जमातों के लीडरों से बेहतर है। यानी वो शरीफ ख़ानदान से बेहतर है जो नून लीग के अंदर है, वो भुट्टो ख़ानदान से बेहतर हैं जो पीपल्स पार्टी में है, और वो इमरान खान साहब से बेहतर हैं जो PTI के अंदर है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ तीनों जमातों में, लेकिन उनको कभी ऊपर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जो लीडर होता है ना वो इनसिक्योर हो जाता है कि ओहो, अगर मैंने इसको ऊपर आने दिया तो मैनू कल को मैनू किन्ने पूछना है। तो इस वजह से अफसोस है। बाकी ना मुझे कभी कोई शौक़ है फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं अभी कोई पॉलिटिक्स में आऊँ या ऐसी कोई बात। ज़ाहिर बात है मुझे नहीं पता 10 साल के बाद क्या होगा, मैं नहीं जानता, मैं कोई बैठ के बड़े बड़े क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख्याल में आज की अगर हम बात करें तो मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के मेरे ख्याल में मुस्तहिक हैं, और उनका राइट है कि वो कम से कम उस सीट पर बैठें। वसीम अब्बास साहब का सवाल है जी, क्या 2013 में मियाँ साहब साफ शफाफ इलेक्शन से वज़ीर आज़म बने थे? वसीम साहब, मैं इसका बड़ा आसान आपको एक तरीक़ाकार बता देता हूँ। मेरे ख्याल में 2013, 2018, 2024 तीनों इलेक्शंस में धांधली जो है ना वो यूं करके बढ़ती गई है। ठीक है, आसान मैं अल्फाज में कराऊँ, 2018 के इलेक्शन 2013 से ज़्यादा करप्ट थे, ज़्यादा धांधली शुदा थे। 2024 के इलेक्शन 2018 से भी ज़्यादा धांधली शुदा थे। अब मुझे कभी कभी बस हैरानगी होती है कि 2029 के अंदर क्या हाल होगा, क्योंकि 2024 के अंदर ही एक हमने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया हुआ है, तो पता नहीं 2024 में जाके क्या होगा। तो 2013 के अंदर भी साफ शफाफ काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हुसैन जान साहब का सवाल है जी, पहले कहा गया कि साइफर में इमरान खान को बहुत ख़तरनाक सज़ा होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह ने खान साहब को सुरखरू कर दिया है। क्या हुकूमत की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं? हुसैन भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब ने साइफ़र के हवाले से जो केस उनके ऊपर बना था ना, उस केस में जान नहीं थी।
लेकिन साइफ़र को जिस तरह खान साहब ने इस्तेमाल किया अपने अपने सियासी मफाद की खातिर और उसकी वजह से पाकिस्तान के ख़ारजी ताल्लुकात को जो नुकसान पहुँचा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खान साहब ने बहुत डेंट किया है उस सारे पर्पस को, ठीक है। लेकिन वो केस सही तरह बना ही नहीं है, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस बना ही नहीं। और मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदानों के ख़िलाफ़, बड़े बड़े जर्नलों के ख़िलाफ़ ये जो केसेस बनाए भी जाते हैं ना, ये जानबूझ के ढीले से केसेस बनाए जाते हैं, या उनकी प्रोसिक्यूशन में इतने लूप होल्स रख दिए जाते हैं, टाइम बम रख दिए जाते हैं, कल को जब फाड़ना हो तो फाड़ जाएँ, और आपने जब उनको रिलीफ देना हो तो आप रिलीफ दे दें। तो ये कोई कोई दलील नहीं है इस बात की कि जी खान साहब जो है वो कोई सुरखरू हो गए। मतलब खान साहब के ऊपर और भी दीगर आप कि अब ये मैं नवाज शरीफ साहब की एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो उनकी वो जो मर्सिडीज़ गाड़ी है, उसका जो केस है, बड़ा रॉक सॉलिड केस है, बड़ा रॉक सॉलिड केस है। क्योंकि अगर तोशाखाना के अंदर इमरान खान को अगर इस तरह आप सज़ा दे सकते हैं, और आज भी अभी भी तोशाखाना का जो है वो मामला चल रहा है, तो वो तो नवाज शरीफ भी नहीं बचते, बिल्कुल नहीं बचते। लेकिन अब बचाने वालों ने बचा लिया। उन्होंने कहा जनाब वो फेडरल पूल से गाड़ी ली थी उन्होंने, जबकि वो झूठ है, फेडरल पूल से नहीं ली थी। शहबाज शरीफ उनके अपने भाई ने एक लिस्ट निकाली थी और उसमें उस तोशाखाना की लिस्ट में शामिल है कि नवाज शरीफ को मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो दी गई है। लेकिन ये पाकिस्तान है, इस वक्त नवाज शरीफ के नाम की हवा चल रही है, तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कफ़ायत खान साहब का सवाल है जी, अगर तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात नहीं है तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमहूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसने कहा है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं समझता। मैं इन तीनों सियासी जमातों को डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं, जो बुनियादी असूल हैं, उसके ऊपर नहीं उतरती, तीनों नहीं पूरा उतरती। अब आप ज़ाहिर बात है, आपका अगला पॉइंट होगा यार आप तो किसी से खुश ही नहीं होते। नहीं भाई, अगर मेरे सामने तीन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं क्या किसी को फेवर करने की खातिर कह दूँ नहीं जी ये बहुत अच्छा है, वो बाकी दो ख़राब है? मैं भाई वो वाली सहाफ़त नहीं कर सकता। यहाँ पे वो जो लौंडे लपाड़े और यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ना, जिनको दिन रात सिर्फ इमरान खान के अंदर ही जो है वो जो गाना है इनके कानों में वो चलता है ना, वो शाहरुख खान का बड़ा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, ये वो वाली सहाफ़त मुझसे नहीं होती भाई। आई एम सॉरी। मैं आपको सिर्फ वो आइडेंटिफाई करके दूंगा जो मुझे इन तीनों जमातों में या पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में या किसी मामले को क्रिटिकली किस तरह देखना है। ये तो चमचे हैं सारे, ये तो सारे चमचागिरी करने के लिए बैठे हुए हैं। आप उठा के इनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उठा के देख लें, वो आपको सिर्फ वो एंगल बताएंगे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फेवर में जा रहा होगा, सिर्फ वही एंगल देंगे, और कोई और बताएंगे नहीं कुछ, और कोई बात नहीं करेंगे। हर चीज़ में से सिर्फ वो एंगल देंगे जो पीटीआई के फेवर में जा रहा होगा, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, वो उसको जस्टिफाई कर देंगे। इनमें से कई ऐसे हैं, मैं वैसी क्योंकि बात हो रही है, इनमें से कई ऐसे हैं वो आज जो है वो बड़ी सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, फ़ौज के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हजूर आज से 4 साल पहले आप बैठ के लोगों पर फतवे लगा रहे थे, आप लोगों के नाम ले लेके कहते थे जनाब ये जो है वो हमारी फ़ौज पे तनकीद करता है, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ यूँ करता है, और इनका तो काम है फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना। आज खुद बैठ के जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये तो दोगलापन है इनका, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आपके चहेते लीडर को दो पड़ गई हैं या उसको उन्होंने अंदर कर दिया, तो फिर आपकी चाँचाँ शुरू हो गई है। 4 साल पहले तक सिविलियन बालादस्ती जो है वो आपको बुरी लगती थी। आप जो दूसरे सहाफ़ी जो उस वक्त फ़ौज के किरदार पे तनकीद करते थे, या 2018 के इलेक्शन में क्या कुछ हुआ उसके ऊपर तनकीद करते थे, तो तब आप ये बैठ के कहते थे कि जनाब ये तो बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिले हुए, ये तो रॉ के एजेंट हैं, ये तो गद्दार हैं। उन सहाफ़ियों को आप ये कहते थे। तो ये वक्त के साथ इनके नज़रिए जो है वो बदल जाते हैं। यहाँ पे भाई इस तरह नहीं होगा। आपने कहा जमहूरी, नहीं, ना नून लीग जमहूरी जमात है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, और ना पीटीआई जमहूरी जमात है। तीनों के अंदर मुझे जमहूरियत नज़र नहीं आती। अगर कहीं पे जमहूरियत नज़र आती है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका ये भी सवाल होना चाहिए, तो मेरा ख्याल में जमहूरियत के तकाज़ों के सबसे करीब तर अगर कोई जमात है तो जमात इस्लामी है, जहाँ पे उनके लीडर को चूज़ करने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तरीक़ाकार है। मैं उसकी बिल्कुल तारीफ़ करूँगा। वहाँ पे मुझे नज़र आती है जमहूरियत। ये इन तीनों ने तो ये तो मतलब शरीफ ख़ानदान, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो फैमिली लिमिटेड कंपनियाँ बनी हुई हैं। ये तो फैमिली लिमिटेड कंपनी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बादशाहत बनी हुई है इमरान खान साहब की। उसके बाद जनाब तारिक साहब का सवाल है, भाई साहब नथिया गली मशहूर है किसी सियासी क़यादत के हवाले से, और वो आजकल एक्टिव हैं, कहीं आपकी उससे मुलाकात तो नहीं है? तारिक भाई मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये अलबत्ता ज़रूर पता लगा कि इस वक्त जब मैं नथिया गली में मौजूद हूँ तो यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब आए हुए हैं। मेरे सुनने में आया, मुझे यहाँ पे नथिया गली के अंदर पता लगा कि वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मेरी आज तक अली अमीन गंडापुर से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है, कभी भी नहीं। वी हैव नेवर मेट। इवन दो मैं ये बात आपको ज़रूर बता दूँ कि अली अमीन गंडापुर को हमने इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भेजे हुए अब मेरे ख्याल में शायद 2 महीने तो हो चुके हैं कम से कम, और हम गाहे बगाहे रिमाइंडर्स भी भेज रहे हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त जो है वो अभी तक कबूल नहीं हुई है।
पता नहीं क्या बात है, गंडापुर साहब हमें टाइम क्यों नहीं देते, जबकि उन्होंने माशाल्लाह कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, हमारा नंबर जो है वो अभी तक अलबत्ता नहीं आया है। अब्दुल रहमान साहब का सवाल है, क्या बांग्लादेश के तलबा किसी क़यादत के बगैर अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है? अब्दुल रहमान साहब, डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। मैंने इस सिलसिले में मुजम्मिल के साथ मैंने एक पूरा पॉडकास्ट किया था, वो आप जाके देख भी सकते हैं। बड़ी डिटेल से हमने इसी सवाल को एनालाइज़ किया था। लेकिन वहाँ पे भी अलबत्ता एक चीज़ है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, क्या इस चीज़ को हाईजैक करने लगी है, क्या इस तहरीक को वो लोग हाईजैक करने लगे हैं। ये इस शक का इजहार मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन हसीना वाजिद को जो है वो मुल्क छोड़ना पड़ा था। मैंने उसी दिन कहा था कि आगे आगे देखिए, अभी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पत्ते खेलने हैं, और फिलहाल तो वही नज़र आ रहा है, आगे आगे देखें क्या होता है। इसके अलावा दानिश हसन साहब का सवाल है, मंसूर भाई, हमारे प्यारे वतन के एक भाई अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर मुल्क का नाम रोशन किया। पूरा मुल्क और हुकूमत उनको मुबारकबाद और तोहफे दे रही है, जबकि हमारे मुल्क की 3 बहनों ने वेट लिफ्टिंग में 15 गोल्ड मेडल जीत कर मुल्क का नाम रोशन किया है, लेकिन अफसोस इन बहनों को अभी तक कोई मुबारकबाद नहीं दी गई। भाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? अच्छा, ये बेसिकली जो तीनों पावर लिफ्टर बहनें हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका में चैम्पियनशिप हुई थी, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इन्होंने 15 गोल्ड मेडल्स जो हैं जीते हैं। और एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में ट्विंकल सुहेल ने 84 किलोग्राम कैटेगरी में 4 सोने के तमगे अपने नाम किए थे। दूसरी 2 बहनों सबील और वोरोरेंका ने भी 4-4 गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे। तो भाई देखिए, बात पता क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो एग्जेम्पलरी है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ख़वातीन की जानिब से अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बट स्पोर्ट्स के अंदर जो ओलंपिक मेडल होता है ना भाई, इट इज़ राइट अप देयर, और वो भी अगर एक गोल्ड मेडल है, ठीक है, वो उसका जो होता है ना वो कोई, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये जो टेनिस के प्लेयर्स होते हैं ना, टेनिस की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इनके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसमें विमिल्टन है, यूएस ओपन है और फ्रेंच ओपन है। ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ये सबसे बड़े साल के सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं। तो इवन दो इन लोगों ने ये ग्रैंड स्लैम्स जीते होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्टार्स, ये जो है मतलब जोकोविच हो गया, नडाल हो गया, फेडरर हो गया, इन लोगों ने ये जीते होते हैं, लेकिन ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है ना वो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और अभी ये जो ओलंपिक्स हुई हैं इसके अंदर वो नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीत लिया, और आप यकीन कीजिए कि उसके जीतने के बाद उसके वो जो तासुरात थे ना वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप कभी यूट्यूब पे जाके देखें तो आपको देखने का मौका मिलेगा। इसके वो तासुरात शायद विमिल्टन, शायद यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन शायद वो जीतने के ऊपर नहीं थे जो मैंने उसके ओलंपिक मेडल जीतने के ऊपर देखे। मैं ये कतई तौर पे नहीं कह रहा कि इन तीनों बहनों की कोई परफॉर्मेंस जो है वो किसी काम की नहीं है या कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल। हमारे लिए फ़ख्र हैं ये तीनों बहनें भी, लेकिन ये भी हकीकत है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जो होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि यही बहनें जो हैं कल को ओलंपिक के अंदर भी जो है वो गोल्ड मेडल हमें ला के दें, और फिर आप देखिएगा कैसी जो है वो उनकी भी तारीफ़ होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो इनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, इनके लिए भी जो है वो इनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो ये जनाब आपके सवालात थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।